हाँ तो देखिए, आज हमारी क्लास 8 और हमारा विषय है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसमें देखिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट। एक अध्याय हमारा प्रथम, और जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आज हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कैसे कैसे यूरोपीय जो शक्तियां हैं और वो यूरोपीय जो शक्तियां हैं उनका किस प्रकार से भारत में आगमन हुआ। तो हम बात करें, देखिए, अपनी स्मार्ट क्लास की। विश्व शिक्षा परिषद की स्मार्ट क्लास है और हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा इस अध्याय को पढ़ने से पहले थोड़ा हम एक नजर देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए, प्राचीन काल से भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध रहा है। और हम ये कह, प्राचीन काल का मतलब होता है बहुत पहले से। हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि बहुत पहले, यानी प्राचीन काल प्रारंभ में, यानी बहुत पहले से भारत जो था उसका जो विदेश के लोग हैं तो विदेश के लोगों के साथ में उसका व्यापार का एक संबंध रहा, यानी कि उनके बीच में उनका व्यापार चलता रहा। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में देखिए मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो मसालों से, उसके अलावा रेशम यहाँ पैदा होता है, रेशम के, उसके अलावा मलमल की भारी मांग रही। तो ये वो चीज है, जैसे मसाले हैं और रेशम है और मलमल है, ये यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी क्या रही, पैदावार है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बाहर के जो देश के लोग थे तो उन देशों में इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी और इसी वजह से क्या था, वो भारत के साथ में व्यापार करते थे। व्यापार के दो ही उस समय पर मार्ग थे। एक तो केवल एक तो ये था कि आप, एक तो भूमि का मार्ग है या भूमि के द्वारा आया जा सकता है, और दूसरा समुद्री मार्ग यानी कि जल। या तो भारत पे व्यापार करने के लिए वो लोग कैसे आएंगे, या तो व्यापार में विदेश के जो लोग हैं, पहले की बात की जा रही है, जब बहुत पहले की नहीं बताई जा रही है, तो या तो वो, क्योंकि उस समय पे हवाई जहाज नहीं थे, तो या तो वो भूमि से आ सकते हैं, ठीक, या समुद्र के मार्ग से आएंगे तो जहाज के द्वारा आएंगे। धीरे धीरे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन प्रारंभ हुआ। इससे ये होता है कि जैसे जैसे व्यापार होता गया, व्यापार बढ़ता गया, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जैसे जैसे भारत के देश के अंदर में ये व्यापार हो रहा है तो उसमें हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब विदेशी जो शक्तियां थी, यानी कि विदेशी जो लोग थे, व्यापारी थे, अब उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर में क्या किया, अपना व्यापार करने के लिए, मतलब भारत के अंदर वो आने लगे, भारत के अंदर से आके सामान ले जाने लगे और वो अब भारत के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार करने लगे। कुछ ही वर्षों में विदेशी हुकूमत भारतीयों के बीच पनपने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, कुछ ही वर्षों में जैसे जैसे बिजनेस होता गया, ऐसे ही हम यहाँ पर ये कह सकते, जैसे जैसे बिजनेस हुआ जैसे हम यहाँ पर ये सकते हैं कि कुछ ही वर्षों में जो विदेशी लोग थे तो विदेशी लोगों ने क्या किया, अब वो बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में आ गए। अब बहुत ज्यादा मात्रा में वो बिजनेस करने लगे तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों के बीच में अब उन्होंने अपनी हुकूमत पनपने लगी, यानी कि अब वो अपनी हुकूमत करने लगे, ठीक। और धीरे धीरे विद्रोह की शुरुआत होने लगी। जब हुकूमत का मतलब, जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आने लगेंगे, व्यापार करने लगेंगे, तो वो भी अपनी हुकूमत जमाने लगे कि अब तो भारत पे ऐसा करे कि यहाँ से जो भी व्यापार हो रहा है उसे अच्छी तरह से करें। और उनका मतलब ये था कि किसी भी प्रकार से ये कि भारत से जो सामान है इसे कम पैसे में लेके जाएं और इसमें सारा अधिकार हम अपना जमा लें और विदेशों से क्या करें, जाकर हम इससे पैसे, ठीक। भारतीयों की एकता का आहिस्ता आहिस्ता खंडन होने लगा। अब यहाँ पर यह है कि अब जो भारतीय लोग थे एकजुट रहा करते थे, तो अब उनकी एकजुटता को क्या किया, तो इन लोगों ने धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता उनकी एकजुटता का अब वो खंडन करने लगे, वो तोड़ने लगे कि इन्हें एकजुट न होने दिया जाए। क्योंकि अगर भारतीय एकजुट होने लगे, अगर भारतीय किसी प्रकार से एकजुट हो गए तो हमें ये काम नहीं करने लगे। इसलिए उनकी पहले प्लानिंग ये थी कि भारतीय जो एकजुट है इसकी एकजुटता का अवखंडन किया जाए। तो देखिए, प्राचीन काल से ही भारत का विदेश से संपर्क रहा है, ये बात सही है। 16वीं शताब्दी से
भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी की बात की जाती है, तो 16वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियां अर्थात यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने भारत आना प्रारंभ कर दिया। ठीक, जिसमें प्रमुख रूप से वो पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश थे। तो अब यहाँ पर ये कहते तो उन्होंने आने गए, आप ये यहाँ पर इस पर देख सकते हैं कि ये है, देखिए भारत। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। और ये है, देखिए हमारे पास पेन का कहाँ गया कलर, नीला कलर ले लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये है हमारे पास क्या, भारत देश का नक्शा। ठीक है, तो ये है वो, देखिए पुर्तगाली लोग, हम बाहर से कहते हैं यूरोपियन लोग हैं। और अब ये यूरोपियन लोग क्या धीमे धीमे क्या है, जहाज के रास्ता से ये आने लगे और आकर के इन्होंने भारत से क्या व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, व्यापार। तो इन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया। ठीक, तो इसी प्रकार से ये पनपने लगे। ठीक है, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और स्थल द्वारा होता था। अब भारत के अंदर देखिए कोई वो तो नहीं, तो इसलिए वो एक तो जल मार्ग था, आप जल के द्वारा आ सकते हैं। दूसरा स्थल मार्ग था, आप जमीन के द्वारा आ सकते हैं। तो ये वो मार्ग थे जहां पर क्या है, रास्ते थे। तो एक रास्ता तो वो था कि भाई आप जल के द्वारा जहाज से आ जाओ, पानी के जहाज से। ठीक है, पानी के जहाज से। दूसरा स्थल मार्ग, स्थल मार्ग से मतलब कोई अपना वाहन उसे ले जाओ या पैदल पैदल चले जाओ। ठीक, तो इन मार्गों की संख्या भी तीन थी। प्रथम मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ। तो यहां पर देखिए ये दिखाई दे रही है फारस की खाड़ी। ठीक, फारस की खाड़ी से होता हुआ, ओमान की खाड़ी से होता हुआ अरब सागर आ गया। अरब सागर से हमारा यहाँ पर अब ये भारत इधर है, भारत की एंट्री यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो था फारस की खाड़ी से होता हुआ। इस मार्ग से देखिए इराक, तुर्की, पेरिस और जेनेवा से व्यापार होता था। तो यहाँ पर देखिए इराक के लोग थे, ये देखो इराक के लोग हैं। ठीक है, और इराक के लोग हैं, और उसके बाद यहीं पर देखिए तुर्की भी मिल जाएंगे, तुर्की लोग थे। ठीक है, उसके अलावा पेरिस, जिनेवा, यहाँ से बहुत सारे लोग जो व्यापार करने वाले थे वो इस रास्ते से जहाज से आया करते थे, आकर के वो यहाँ पर भारत से व्यापार किया करते थे। और दूसरे मार्ग की बात करें, दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। अब दूसरा था लाल सागर। लाल सागर की बात करते हैं तो ये अलेक्जेंड्रिया, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तो एक तो देखो लाल सागर, तो लाल सागर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है, देखिए लाल सागर, ये है लाल सागर, ये देखो लिखा हुआ लाल सागर, लाल सागर। ठीक है, तो दूसरा ये था लाल सागर था। ठीक है, पहला रास्ता तो हमारा यहाँ पर था ये वाला। ठीक, यहाँ से होमुर्ज वगैरह है बना हुआ। ठीक है, ये वाला था पहला रास्ता। दूसरा रास्ता हमारा ये लाल सागर, ये रास्ता, इस लाल सागर के रास्ते से होते हुए ये देखिए भारत देश है, ये भारत देश का नक्शा है। ठीक है, यहाँ भारत देश के लिए लोग जहाज से आया करते थे, यहाँ से इस रास्ते से ऐसे करके। ठीक, ये भी रास्ता था। यहाँ से देखो बहुत सारे लोग इधर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं, और यहाँ पर आगे रास्ता। ठीक है, वेनिस और जिनेवा को। ठीक है, यहाँ से वेनिस और जिनेवा को जाया करता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तीसरा मार्ग था मिस्र से था और यूरोप के लिए था। इस प्रकार से यूरोप की सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए बैलेंस बैलेस ठीक है, बैलेस और जिनेवा प्रमुख केंद्र थे। तो तीसरा मार्ग जो था वो था आपका बैलेस और जिनेवा का। ठीक है, बैलेस और जिनेवा, बैलेस, यहाँ पर लिख दो बैलेस और जिनेवा, जिनेवा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये तीसरा भाग। तो जहां पर यहाँ का प्रमुख केंद्र यहाँ था कि यहाँ से भी बहुत सारे लोग आते थे। यहाँ पर क्या व्यापार का केंद्र था, क्या था, व्यापार का केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या था, ये व्यापार का केंद्र था। तो ये इस जगह पर क्या था, व्यापार का केंद्र था।
अब देखिए, इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख। अब देखो वेनिस कहाँ था, अगर हम वेनिस की बात करें तो देखो वेनिस हमें देखिए यहाँ पर इस जगह पर मिल रहा है, ठीक है, और जिनेवा हमें देखिए यहाँ पर मिल रहा है। जिनेवा है ये है जिनेवा, ठीक। तो ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, एक तो जिनेवा था हमारा और एक क्या था हमारे पास, वेनिस था। तो वेनिस और जिनेवा की बात करते दोनों ही क्या थे, व्यापारिक थे, ठीक है। तो जिनेवा की अगर बात करें तो ये देखो इसके आसपास स्विट्जरलैंड वगैरह है। और वेनिस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए डोर्सो किला और भी ये देश है। तो वेनिस और यहाँ की तो बात करते हैं, ये दो प्रमुख व्यापार के केंद्र थे, ठीक है। ये प्रमुख क्या थे, व्यापार केंद्र थे, व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। व्यापारिक मार्ग और बाधा। अब व्यापारिक का जो मार्ग था उस मार्ग के अंदर में कुछ थोड़ी सी बाधा आ गई, ठीक है। देखिए 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो देखिए 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए। तो जब तुर्कों ने अपना आक्रमण कर दिया, यानी इस तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया, यानी कि इस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। अपना अधिकार जमा ली तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य जो पुराने व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, और पुराने व्यापारिक जो मार्ग थे, तो उन सभी मार्गों को इन्होंने क्या कर दिया, एकदम बंद कर दिया, ठीक है। हम बात करते हैं कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का एक मुख्य द्वार था। अगर कुस्तुनतुनिया की बात हो तो यहाँ पर व्यापार का मुख्य मार्ग था, जिसकी वजह से यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब जब वो रास्ता ही बंद कर दिया तो यूरोप और भारत के बीच में बहुत व्यापार का संबंध बना हुआ, तो सारे के सारे संबंध की बात करते हैं यहाँ पर। तो जब रास्ता बंद हो गया तो व्यापार नहीं होने लगा। जब व्यापार नहीं हुआ तो लोगों के मतलब भारत को जो चीज मिलनी चाहिए वो भारत को नहीं मिली, ना भारत को पैसा मिला। अब भारत से जो चीज जा रही थी तो भारत को उसका पैसा नहीं मिल रहा। जब पैसा नहीं मिल रहा तो थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब दोनों के बीच में जो है यहाँ पर जब रास्ता बंद हो गया, ये है मान लीजिए हमारे पास भारत और ये है यूरोप, ठीक है। तुर्कों ने रास्ता बंद कर दिया। जब तुर्कों ने रास्ता बंद कर दिया तो अब व्यापार नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से दोनों की स्थिति थोड़ी असमंजस बन गई। समुद्र की मार्ग की खोज की बात करते तो उस समय पे ऐसा कुछ बहुत पुरानी बात है। तो उस समय पे यूरोपीय लोग जो थे यूरोपीय लोग जो थे वो समुद्र की खोज में निकल जाया करते थे और अपने व्यापार को करने के लिए वो नई नई जगह को तलाशते थे, ठीक है। तो यूरोपियों को भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता थी। जब पहले तुर्की था तो तुर्क लोगों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। तो वहां से अब सारे रास्ते यूरोप के और भारत के बंद कर दिए। अब यूरोप ने क्या किया कि अब नए रास्ता खोजने लगे जिससे वो भारत के पास पहुंचे और भारत देश में पहुंचे, भारत देश से अब सामान लें और सामान लेकर के वो अपना व्यापार करें। तो अब उन्होंने क्या कर नए मार्ग को खोजने लगे। तो वो अब नए मार्ग को खोजने लगे क्योंकि वह भारत से व्यापार करना चाहते थे। उनकी भाई ये था कि वो भारत से क्या करना चाहते थे, व्यापार। व्यापार के लिए भारत एक ऐसा देश था जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हर चीज पैदा हुआ करती थी। तो वो यहाँ से क्या करते थे, वो उन्हें व्यापार करना था, इसलिए यहाँ से सारा सामान ले जाया करते थे और भारत को पैसे दिया करते, ठीक है। अब बात करते हैं कुतुबनुमा। कुतुबनुमा ये है जिसे हम आज के समय पर कंपास बोलते हैं, ठीक है। कंपास जो कि हमें किसी डायरेक्शन को बताती है, उत्तर दक्षिण को बताती है। तो यह एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। इसका उपयोग नए रास्ते खोजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हमें नए रास्ते खोजने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ समय पहले लोग नए नए रास्ते खोज रहे थे तो कुतुबनुमा को लेके चलते थे। इसी की डायरेक्शन को देखते हुए वो इधर से उधर भ्रमण किया करते थे और नए देशों की खोज में रहा करते थे।
तो भारत के लिए नए रास्ता खोजने के लिए क्या किया, अब वो भारत का नया रास्ता खोजने के लिए वो समुद्र में इसी यंत्र की सहायता से मार्ग खोजा करते थे। अमेरिका की खोज की बात करें, अमेरिका की खोज, अगर हम अमेरिका की खोज की बात करें तो स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो एक स्पेन का निवासी था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने इसी प्रकार से समुद्र में मैं मतलब कि समुद्र में जब वो जाया करता था तो इसी कुतुबनुमा की सहायता से क्या है उसने अमेरिका की खोज की। पुर्तगालियों का भारत में आगमन, अब पुर्तगालियों को भारत में आगमन कब हुआ? पुर्तगाल निवासी बात कर रहे हैं जैसे वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा लंबी जल यात्रा करके अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होता हुआ 1448 ईस्वी में बंदरगाह पहुंचकर भारत की खोज की। तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, तो वो भी जल में जाकर के मेरा मतलब समुद्र के रास्ते से जहाज से भारत की खोज के लिए निकला था। तो उसने 1448 ईस्वी में बंदरगाह पहुंच गया। भारत के बंदरगाह पर, बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां पर समुद्र से लोग आने वाले जो लोग होते हैं, समुद्र मान लीजिए ये है समुद्र का इलाका और ये है भारत, ठीक है। हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इन बंदरगाहों को बोलते हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर होते हैं, ठीक है। अब पुर्तगालियों को नया जल मार्ग मिल गया। जब वो खोदते गए तो पुर्तगाली ने अब समुद्र से जाके मतलब रास्ता खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे। अब उन्हें पता लग गया कि अब हमें नया रास्ता मिल गया। अब तुर्क चाहे कुछ भी करे, हम उस रास्ते से नहीं आएंगे। अब हमें नया रास्ता मिल गया तो अब हम इसी रास्ते से अब भारत के साथ व्यापार करेंगे। यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ। अब जो व्यापार बीच में रुक गया था तुर्कों की वजह से, तो अब वो क्या है दोबारा से फिर प्रारंभ हो गया। यूरोपीय व्यापार की अगर हम बात करें, यूरोपीय व्यापार की अगर बात करें तो देखिए पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से, हिंद महासागर के माध्यम से मतलब होने वाले व्यापार पर उन्होंने पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशम, कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। तो वे सोने चांदी वगैरह के सिक्के वगैरह या सोने चांदी लाया करते थे और भारत को, देश को दे दिया करते थे, क्योंकि उस समय पे कोई करेंसी तो चलती नहीं थी, पैसे तो इस प्रकार चलते नहीं, केवल सोने चांदी से ये सब व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ से मसाले वगैरह या और भी अच्छी जो पैदावार हुई है रेशम की, वो सारी चीजों को क्या करते ले जाया करते थे, ठीक। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद अब और भी देश के व्यापारी जैसे हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के आने लगे। अब वास्को डिगामा जब इतना बिजनेस करने लगा, इतना अच्छा धंधा करने लगा भारत के साथ, तो अब उसे देखने की, उसे देखी देखा क्या हुआ, हॉलैंड देश था, वो भी कूद पड़ा, हम भी बिजनेस करेंगे। फ्रांस के लोग वो भी कूद पड़े, हम भी बिजनेस करेंगे। इंग्लैंड के लोग थे वो कहने लगे भाई हम भी बिजनेस करेंगे, ठीक। तो अब वो भी बिजनेस करने के लिए आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों को, ठीक है, तो भारत में व्यापार करने की होड़ लग चुकी थी। अब व्यापार और बढ़ाने के लिए 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी कि 1600 से लेकर 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। अब व्यापार और बढ़े, इसलिए 17वीं शताब्दी में क्या किया उन्होंने कि व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी। अब इन्होंने वहां पर व्यापार की कंपनियां स्थापित कर दी, ठीक है। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। कंपनी का मतलब होता है मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर बना ली और बहुत बड़ी कंपनी बना करके उस कंपनी में बहुत सारे सेठ साहूकार थे, वो सभी क्या इसमें हिस्सेदार बन गए। तो अब यहाँ पर मजदूर लोग काम करेंगे, तो अब सारे लोग सेठ साहूकार जो गए हिस्सेदार बन जाते हैं, हिस्सेदार मिल करके उस काम को करते हैं तो मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी केवल व्यापार के लिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। उसके अलावा हॉलैंड में डच, ठीक है, हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यहां पर हम कह सकते हैं देशों में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक, तो यहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। भारत के व्यापारिक केंद्र, भारत के व्यापारिक केंद्र की बात हो तो भारत के व्यापारिक केंद्र एक तो गोवा था जो समुद्र किनारे था, एक था दमन द्वीप। इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी फैक्ट्री कहा जाता था। तो यहाँ पर जो व्यापारिक केंद्र थे इन्हें हम कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। आखिर में फैक्ट्री या कोठी का मतलब है क्या? फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ होता है, फैक्टर शब्द का मतलब होता है एजेंट। ठीक, कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी अर्थात एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। तो फैक्टर का मतलब होता है एजेंट। तो कंपनी की तरफ से जो लोग कार्य करते थे उसमें कार्य करने वाले जो व्यापारी होते थे उन्हें, और एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसी को फैक्ट्री। तो वो जिस कोठी में बड़ी सी कोठी हुआ करती जहां पर वो कार्य करते थे उसी को हम फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री या कोठी क्या है? ये शायद मुझे लगता है हमने बता दिया है। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापार केंद्र में स्थापित कार्य करना अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का एजेंट है जो अभी बता ही चुके हैं। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी अर्थात एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। ये अभी हमने बता ही दिया। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग देशों में व्यापारिक केंद्र की। अब हॉलैंड की बात करें, हॉलैंड की, तो यहाँ पर हॉलैंड में देखिए कालीकट, कोची, नागापट्टनम, चिंसुला। तो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र था हॉलैंड का। ये क्या था? व्यापारिक केंद्र। इस जगह पर व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र। तो ये है हॉलैंड के व्यापार। अब फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांस में देखिए मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहा, ये फ्रांसीसी थे व्यापारिक केंद्र। ठीक है, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक। अंग्रेजों का व्यापार की बात में सभी समुद्री तट के अतिरिक्त जितने भी समुद्री तट थे सभी समुद्री तट के अतिरिक्त, जैसे मानिए सूरत है, कैम्बे है, अहमदाबाद है, आगरा है, बड़ौच है, पटना है, कासिम बाजार, तो यहाँ पर सभी जगह पर अंग्रेजों का व्यापार था। यानी कि अंग्रेजों का व्यापार सबसे बड़ा था और सबसे ज्यादा था। अब हम बात करते हैं विदेशी कंपनियों की। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजी। अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अब वो क्या करने लगे, साम दाम दंड भेद जो तरीका अपनाना चाहिए वो सारे तरीके अपनाने लगे। क्यों? कि अब वो ये चाहते थे कि हमारा बिजनेस यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलप, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अब वो सब काम करने लगे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के बड़े बड़े बादशाह लोग हुआ करते थे, जो यहाँ के बड़े बड़े राजा लोग हुआ थे, तो उनके पास क्या किया उन्होंने, के पास वो अपने दूत को भेजते थे। यानी कि दूत का मतलब जो मैसेज देने वाला हो, तो वो ऐसे व्यक्ति को भेजते थे कि जा रहे मैसेज लेकर के जा। ठीक, और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। सबके पास दूतों के पास पहुंच गए, दूध पहुंच गए, मैसेजर पहुंच गए। उन्होंने बादशाह को कहा कैसा हम आपको इतना देंगे, इतना वो देंगे, इतना पैसा देंगे, ये वो सारी चीज वो अपनाया करते थे। और वो कहते थे भाई हमें इजाजत दीजिए, हम यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं ये पर। ठीक है, अनुमति लेने के लिए ये राजाओं की खुशामद भी क्या करते थे, जिसके फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र अर्थात फरमान जारी कर दिया। तो जब राजा की इतनी खुशामद हो रही है या बादशाह की इतनी खुशामद हो रही है तो भाई वो तो लेटर जारी कर देगा, भाई ठीक है जाके बिजनेस करिए जाके। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। तो अब व्यापारियों का काम ये था कि वो राजाओं की चापलूसी करते थे, राजाओं को पैसे देते थे, तो वो कहते भाई थोड़ा टैक्स हमारा कम कर दो। तो उन्होंने टैक्स में को न देने की भी छूट मांगी, भाई अब टैक्स नहीं देना चाहते। ठीक है, इसके बदले में उन्होंने बादशाह व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। तो माने राजाओं को नई नई चीज दिया करते, नई नई वस्तुएं राजाओं को भेंट किया करते, यानी कि राजाओं को खुश करना काम था उनका। अंग्रेजी राजदूतों का आगमन।
मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुगल जहांगीर के दरबार में कैप्टन की बात करते हैं तो कैप्टन हॉकिंस आया था यहाँ पर कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आया था यहाँ, कैप्टन हॉकिंस आया, ठीक है, राजदूत आएगा। दूसरा सर टॉमस रो था। दूसरा कौन था? सर टॉमस, जो 1615 में जहांगीर के दरबार में है। एक तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया पहले, कैप्टन हॉकिंस था। दूसरा था टॉमस रो, ठीक है, दूसरा था टॉमस रो, ये 1615 में, ठीक है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी भेंट की। तो इसने थोड़ा, अंग्रेज लोग दस्ताने पहनते थे, वो दस्ताने उन्होंने भेंट की। उसके अलावा अंग्रेज लोग जो बड़े बड़े हुआ करते थे तो बग्घी में चला करते थे, उस बग्घी को भी इन्होंने दिया, जैसे ये बग्घी घोड़े की, ये राजाओं को दी, ठीक है। तो भारत पर सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अंग्रेजों के भारत में आ जाने से नई तकनीक और शिक्षा का आगमन हो। जब अंग्रेज लोग आने लगे तो नई नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी, ठीक है, नई नई चीजें आने लगी। अब वो थोड़ी थोड़ी जब आने लगे बिजनेस करने लगे तो वो शिक्षा का भी यहाँ पर डेवलप करने लगे, भाई शिक्षा भी बढ़ाने लगे, ठीक है। तो इस चीजों को ही हुआ। परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ। अब धीमे धीमे देखिए जब ऐसी गाड़ियां आने लगी तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अब भारत में परिवहन की भी एंट्री हुई। भारत वैश्विक व्यापार से जुड़ा, भारत अब धीमे धीमे वैश्विक व्यापार से भी जुड़ गया। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। भारत पर नकारात्मक प्रभाव, भारत पर नकारात्मक प्रभाव क्या थे? भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। देखिए छोटे छोटे ये धंधे चला करते थे लोग कमाने के लिए, इन्हें कहते हैं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है। तो ये इनका विनाश हुआ। भाई कुटीर उद्योग, अंग्रेज अपनी चीज चलाने लगे, अंग्रेज इस चीज को बढ़ा के मशीन से बना करके दिया करते, फिर इनको कोई नहीं लेता था, उन्हीं की सारी चीजों को लिया करता था। भारत से सारा धन विदेशी लेके, इसी वजह से भारत से जो भी कुछ धन था वो सारा धन कौन लेके? विदेशी लेके, ठीक है। भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राजनीति, गुलामी बढ़ने लगी और जनता का शोषण भी होने लगा। इससे क्या हुआ? अब भारत पर हम ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेज लोगों ने अपना कब्जा कर लिया तो सारा धन जुटा ले गए। अब वो अपने तुगलकी फरमान जारी करने लगे, ठीक, और जनता का शोषण करने लगे। अब वो, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब हम देखते हैं अध्याय का निष्कर्ष। अब जो अध्याय हमने पढ़ा से मतलब क्या निष्कर्ष निकला? देखिए यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन केवल व्यापार के उद्देश्य हुआ था। तो यूरोपीय जो शक्तियां थी पहले वो या व्यापार करने के लिए केवल भारत आई, ठीक। लेकिन भारत की आंतरिक कमजोरी और आपसी फूट ने उन्हें यहाँ शासन करने का अवसर दे दिया। अब भारत की आंतरिक पहले आकर के वो देखे, फिर भारत को उन्होंने कमजोरी देख ली, भाई भारत में तो बहुत कमजोरियां, तो भारत की कमजोरी को उन्होंने देखा। भारत की कमजोरी देखने के बाद फिर बारे में क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या हुआ? अब भारतीय लोगों में आपसी फूट डलवाई, तो उनमें आपसी, भारत के लोगों में आपसी फूट पड़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? अंग्रेज अब शासन करने लगे, ठीक है। शुरुआत उन्होंने कहां से की? मसाले और व्यापार की कोशिश। शुरुआत देखिए अंग्रेजों मसाले व्यापार से कोई पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना, इसका परिणाम था उन्होंने मसाले के रूप में अपना व्यापार किए हम, ठीक। छोटा सा व्यापार करने के लिए छोटा सा व्यापार करेंगे, उस छोटे से व्यापार से ही अब चापलूसी करने लगे राजाओं की। अब इसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब उन्होंने अपना बिजनेस और बड़ा कर दिया। जब ज्यादा बड़ा बिजनेस हो गया तो अब उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खुली, जैसे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। तो अब उन्होंने क्या हुआ? अब उन्होंने सब कुछ कर लिया। इस अध्याय से हमें एक सीख मिलती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एकता के अभाव में कोई भी बाहरी शक्ति किसी समृद्ध राष्ट्र को गुलाम बना सकती है। अगर हम लोगों में एकता होगी, पहली बात तो एक भारत के लोगों में उस समय पे एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो अंग्रेज जो लोग थे वो हमारे ऊपर शासन बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अंग्रेजों ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया और वो समझ गए अंग्रेज लोग कि आप इनमें आपसी फूट डलवाइए, और यहाँ पर स्वयं क्या किए?
राष्ट्र बन जाइए, स्वयं इस राष्ट्र पर कब्जा कर लीजिए, उन्हें अपना गुलाम बना लीजिए। ठीक, तो यही काम है। अब इस तरह के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमारी किताब के प्रश्न दे रखे हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी? कुतुबनुमा की घड़ी वाली जो थी, जो उत्तर दक्षिण की दिशा में बताती है। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहला वो था जो के मुगल जहांगीर के दरबार में आया, राजदूत बन के। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है हमारे पास, भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। देखिए, भारत और यूरोप के बीच तीन प्रमुख मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी का समुद्री मार्ग, दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का मार्ग, तीसरा था मध्य एशिया से यूरोप का मार्ग। ये तीन ही मार्ग थे। अब है यहाँ पर व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, व्यापारिक कंपनी वह होती है जिसमें कई लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और लाभ को बांटते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हमारी पुस्तक का ही प्रश्न है। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? तो पुराने तो हुई थी, देखो फारस की खाड़ी थी, लाल सागर का मार्ग था, मध्य एशिया का था। अब नए मार्ग की खोज का कारण क्या था? क्योंकि तुर्कों ने वो बंद कर दिया था। ठीक, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और पुराने व्यापार मार्ग बंद हो गए, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर लिया तो व्यापार बंद हो गया पूरा। इससे यूरोप और भारत के बीच व्यापार बाधित हुआ, इसलिए नए समुद्री मार्ग खोजे गए। इसकी वजह से नई चीज खोजे गए। तो यहाँ पर हमें लगता है बच्चों हमारे पावर पॉइंट खत्म हो गई है, और हमने देखिए सारा का सारा जो डाटा है हमारा अपनी ही किताब से लिया गया है, जो हमारे बेसिक शिक्षा प्रथम चलिए हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, हमने यहीं से सारा डाटा लिया है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक प्यारे बच्चों बाय बाय। तब तक प्यारे बच्चों बाय।